उत्तर मध्यकाल उत्तर प्रदेश जीके में। ठीक है, तो उत्तर मध्यकाल उत्तर प्रदेश के जीके में टॉपिक है अगला उत्तर मध्यकाल। तो इतिहास की क्लास चले यूपी जीके में हिस्ट्री की। ठीक है, तो उसमें मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत कुछ कराया, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे उत्तर मध्यकाल में। तो औरंगजेब की मृत्यु यानी कि 1707 ईस्वी के बाद से प्लासी के युद्ध, ठीक है, ये प्लासी का युद्ध हुआ था, से प्लासी के युद्ध 1757, ठीक है, 1757 ईस्वी तक वर्तमान उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। ठीक है, क्या हो चुके थे? उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। तो ये भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखवाया। ठीक है, हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, जो अवध था, अवध की अगर यहाँ पे बात करूँ, जो अवध था वो मुगल साम्राज्य एक महत्वपूर्ण सूबा था। ठीक है, अवध क्या था? मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण सूबा। ठीक है, मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण सूबा, एक महत्वपूर्ण सूबा था। ठीक है, महत्वपूर्ण सूबा था आपका अवध। देखिए, अगर यहाँ पे बात करूँ अवध की, तो अवध आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले पर अवध के नवाब का शासन था। ठीक है, अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर, अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर जो शासन था जिलों पर, तो अवध के नवाब का शासन था। ठीक है, जिलों पर किसका शासन था? जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। ठीक है, अवध के नवाब का शासन था। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो नवाब का शासन था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, नवाब का शासन था। उसके बाद यहाँ पे आगे पॉइंट नोट करना, अवध का जो प्रथम नवाब था, अगर उसकी बात करूँ, अवध का प्रथम नवाब, ठीक है, अवध का प्रथम नवाब, अगर यहाँ पे बात करें अवध का प्रथम नवाब, तो नवाब कौन था? अवध का प्रथम नवाब अगर उसकी बात की जाए तो वो था शहादत खां। ठीक है, शहादत खां, कौन था? शहादत खां। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, शहादत खां था। और ये कब से ये इसका नाम की अगर बात करूँ तो बुरहान उल मुल्क। ठीक है, बुरहान उल मुल्क इसका नाम था, बुरहान उल मुल्क। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, बुरहान उल मुल्क। ठीक है, बुरहान उल मुल्क इसका पूरा नाम था। ठीक है, तो ये कब बना? अगर इसकी बात करूँ प्रथम नवाब की, तो ये आपका 1732 में। ठीक है, कब बना था? 1732 ईस्वी में। ठीक है, 1732 ईस्वी में बना था प्रथम नवाब। देखिए, और 1732 में ही इसने क्या किया? 1732 में ही इसने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसने क्या किया था? 1732 में ही, ठीक है, 1732 में ही इसने स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध की स्थापना करी थी। ठीक है, उसने स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र अब राज्य के रूप में अवध की स्थापना करी थी। ठीक है, रूप में अवध की स्थापना, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो स्थापना इसने करी थी। उसके बाद अवध के नवाब का काल यहाँ पर लिख लेते हैं। अवध के नवाब क्या कर रहे हैं, कब से कब तक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अवध के नवाबों की। यहाँ पर अगर बात करें अवध
के नवाब और उनका कार्यकाल कब तक रहा। ठीक है, नवाब, अवध के नवाब और उनका कार्यकाल कब तक रहा है। ठीक है, तो पहले पर आता है आपका शहादत खां। ठीक है, प्रथम नवाब कौन थे, शहादत खां। अगर शहादत खां की यहाँ पे देखिए जितने पॉइंट लिखवा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें शहादत खां, तो प्रथम नवाब कौन था यहाँ पर, शहादत खां ही था। ठीक है, शहादत खां, इसका जो कार्यकाल रहा अगर उसकी बात करूं तो 1732 से 1739 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद रहा सफदरजंग। ठीक है, कौन रहा नवाब वहाँ का, सफदरजंग, सफदरजंग। तो इसका जो कार्यकाल रहा इसकी बात करूं तो 1739 से 1754 ईस्वी तक। ठीक है, 1739 से 1754 ईस्वी तक। उसके बाद रहा आपका सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। अगर सुजाउद्दौला की बात करूं तो इसका कार्यकाल जो रहा 1754 से 1775 तक। ठीक है, 1754 से 1775 ईस्वी तक। उसके बाद रहा आपका आसुफदौला। ठीक है, आसुफदौला, आसफुद्दौला, आसफुद्दौला की अगर बात करूं तो ये रहा आपका 1775 से 1797 ईस्वी तक। ठीक है, 1775 1797 ईस्वी तक। उसके बाद रहा वजीर अली। ठीक है, कौन रहा, वजीर अली। तो वजीर अली जो रहा 1797 से 1798 ईस्वी तक। ठीक है, 1797 से 1798 ईस्वी तक। उसके बाद जो रहा वजीर अली के बाद शहादत अली खां। ठीक है, उसके बाद कौन रहा, शहादत अली खां, शहादत अली खां, ये नवाब रहा। और ये जो रहा 1798 से 1814 तक। ठीक है, 1798 से 1814 ईस्वी तक रहा। ठीक है, उसके बाद गजीउद्दीन हैदर। ठीक है, उसके बाद कौन रहा, गजीउद्दीन हैदर, गजीउद्दीन हैदर। और ये जो नवाब रहा ये कब तक रहा, अगर इसकी बात करूं तो 1814 से 1827 तक। ठीक है, 1827 ईस्वी तक। उसके बाद आगे आता है आपका मोहम्मद अली शाह। ठीक है, मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह। तो ये जो रहा नवाब, अगर इसकी बात करूं तो 1807 यानी कि देखिए गजाउद्दीन के बाद गजाउद्दीन के बाद नसरुद्दीन हैदर लिखना। ठीक है, गजाउद्दीन के बाद यहाँ पर लिखना नसरुद्दीन हैदर, गजाउद्दीन के बाद यहाँ पर लिखना नसरुद्दीन हैदर। ठीक है, तो गजाउद्दीन के बाद यहाँ पर नोट करना नसरुद्दीन हैदर। ठीक है, नसरुद्दीन हैदर। तो नसरुद्दीन हैदर की अगर बात करूँ, ये जो रहा आपका 1827 से 1837 ईस्वी तक रहा था नसरुद्दीन हैदर भी। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद लिखना मोहम्मद अली शाह। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, मोहम्मद अली शाह। ठीक है, मोहम्मद अली शाह। ये जो रहा अगर इसकी बात करूँ तो 1837 से 1842 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद अमजद अली शाह। कौन रहा आपका, अमजद अली शाह। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना अमजद अली शाह। अमजद अली शाह जो रहा 1842 से 1847 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आगे नोट करना वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जो रहा 1847 से 1856 ईस्वी तक। ठीक है, तो वाजिद अली शाह 1856 ईस्वी तक रहा। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। उसके बाद आगे क्या हुआ, देखिए उसके बाद आगे क्या हुआ, 1764 ईस्वी में जो अवध के नवाब, देखिए यहाँ पर जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला,
यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, 1764 में यहाँ पर इनके पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। चलिए मैं इसको नीचे ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। 1764 ईस्वी में, अब इसमें यहाँ पर पॉइंट नोट कर लेना, 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध क्या हुआ था आपका, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ, अगर यहाँ पे बात करें तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, किस किस के बीच हुआ, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम और शुजाउद्दौला के बीच, ठीक है। और किसके बीच हुआ, और अवध का नवाब, अवध का नवाब, ठीक है, अवध के नवाब, अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला, ठीक है। अवध का नवाब कौन था आपका, शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, ठीक है। इन दोनों के बीच हुआ, ठीक है। तो अवध के नवाब और शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और कौन था आपका, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है। कौन था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो तीन थे ये इनकी सम्मिलित सेना थी, ठीक है। तो तीनों की क्या थी, सम्मिलित सेना, तीनों की यहाँ पर अगर बात करूँ, तीनों की सम्मिलित सेना, ठीक है, तीनों की सम्मिलित सेना थी, ठीक है, सम्मिलित सेना। और किसके बीच हुआ, अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। तीनों की सम्मिलित सेना अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। किसके विरुद्ध किया, अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध किया परंतु ये हार गए, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, पराजित हुए, लेकिन पराजित हुए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये पराजित हुए। उसके बाद क्या हुआ, पराजित हुए, उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद की संधि करी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद संधि, पराजित हुए, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई, किस किस के बीच हुई, अगर यहाँ पे बात करें तो अंग्रेजों और मुगल बादशाह के मध्य है, ठीक है। किसके बीच हुई, अंग्रेजों और मुगल बादशाह के मध्य है, ठीक है, अंग्रेजों और मुगल बादशाह के मध्य है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, ये तो होगी संधि। उसके बाद यहाँ पे एक संधि क्या हुई, उसके बाद 1773 में, 1773 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1773 ईस्वी की बात करूँ, 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने वारन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की, ठीक है। 1773 में शुजाउद्दौला ने वारन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की, ठीक है। शुजाउद्दौला ने वारन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, बनारस की संधि करी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जितने भी हुए हैं, जो एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, जो एक मकबरा है बहू बेगम का मकबरा। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर इतना ही नोट करना, ठीक है, बहू बेगम का मकबरा। अगर यहाँ पे बात करूँ बहू बेगम का मकबरा, तो ये कहाँ पर है मकबरा, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका फैजाबाद, कहाँ पर है आपका, फैजाबाद, ठीक है। कहाँ पर है, फैजाबाद, जिसे कहते हैं हम अयोध्या,
ठीक है। तो यहाँ पर बहू बेगम का भी मकबरा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, उसके बाद क्या हुआ, अवध के नवाब ने ठीक है, अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित करी, ठीक है। नवाब आसिफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी, ठीक है। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित करी। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए फैजाबाद की जो संधि हुई थी, यहाँ पर अगर बात करूँ फैजाबाद की संधि, तो यहाँ पर अगर बात की जाए 1775 ईस्वी में, तो 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि हुई, ठीक है। 1775 ईस्वी में क्या हुआ आपका, फैजाबाद की संधि हुई 1775 ईस्वी में, ठीक है। अब किस किस के बीच हुई, आसिफउद्दौला ने अंग्रेजों से, ठीक है। किसके बीच हुई, आसिफउद्दौला ने अंग्रेजों से करी थी, ठीक है। आसिफउद्दौला ने अंग्रेजों से, ठीक है, किससे करी थी, अंग्रेजों से, आसिफउद्दौला ने। और इसमें क्या किया, इसने जो था बनारस का क्षेत्र वो अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है, अंग्रेजों से करी। और इसने बनारस का क्षेत्र, ठीक है, बनारस का क्षेत्र, तो बनारस का क्षेत्र किसे सौंप दिया था, अंग्रेजों को, ठीक है। बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो यहाँ पर इसको भी नोट करना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए आसिफउद्दौला ने 1784 में, उसके बाद यहाँ पे नोट करना 1784 ईस्वी में आसिफउद्दौला ने मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया, ठीक है। इसने क्या कराया, आसिफउद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया, ठीक है। क्या कराया, लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया, ठीक है। इमामबाड़े का निर्माण कराया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, देखिए इमामबाड़ा जो इसने बनवाया और क्या क्या बनवाया, देखिए लखनऊ में इसने और क्या बनवाया 1784 में, देखिए और इसने बनवाया, और यहाँ पर इसने लखनऊ में रूमी दरवाज़ा का निर्माण कराया, ठीक है। और क्या कराया, लखनऊ में रूमी दरवाजे का निर्माण, ठीक है। लखनऊ में रूमी दरवाजे का निर्माण, ठीक है, किसका कराया, रूमी दरवाजे का निर्माण। तो रूमी दरवाजे का निर्माण भी इसने कराया। और इसका देखिए तो इसे निर्माण के अकाल के दौरान रोजगार सृजन करने हेतु करवाया गया था। इसे तुर्की गेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे जो जानते हैं तुर्की गेट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इसे तुर्की गेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तुर्की गेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तुर्की गेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना 1797 में, ठीक है, 1797 ईस्वी। तो उसके बाद यहाँ पे नोट देखिए, उसके बाद उसका इसमें 1797 में क्या हुआ था, सादत अली खान ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है।
1797 में शहादत अली खां ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, इलाहाबाद का किला, तो इलाहाबाद का किला किसे सौंप दिया था? अंग्रेजों को। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लें। ठीक है, अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, और उसके बाद 1801 में क्या हुआ? 1801 ईस्वी में, ठीक है, 1801 में शहादत अली खां ने बेलजली से सहायक संधि स्वीकार करी। ठीक है, 1801 में शहादत अली खां ने बेलजली से, ठीक है, किससे? बेलजली से सहायक संधि स्वीकार करी। क्या करी? सहायक संधि स्वीकार करी। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और देखिए आगे चलकर शहादत खां को जो दी गई, आगे चलकर यहाँ पे बात करूँ, आगे चलकर शहादत अली खां को राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, क्या दी गई? आगे चलकर शहादत अली खां को राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, शहादत अली खां को राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, किसकी उपाधि दी गई? राजा की उपाधि। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना इतना। उसके बाद देखिए आगे नोट करना 1808 में, यहाँ पर एक चीज़ नोट करना 1808। तो 1808 ईस्वी की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए 1808 में तो सुरक्षा की गारंटी के बदले अवध के नवाब शहादत अली से गोरखपुर, रोहिलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा के क्षेत्र को अंग्रेजों को प्रदान कर दिए गए थे। ठीक है, 1808 ईस्वी में सुरक्षा की गारंटी के बदले। ठीक है, 1808 में सुरक्षा की गारंटी के बदले अब इसमें क्या हुआ? इसके बदले अवध के नवाब कौन थे? अवध के नवाब। ठीक है, इसमें क्या हुआ? अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब शहादत अली, ठीक है, कौन थे? शहादत अली। तो शहादत अली ने क्या किया? एक तो गोरखपुर, ठीक है, 1808 में सुरक्षा की गारंटी के बदले अवध के नवाब शहादत अली ने एक तो आपका गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, रोहिलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा। तो इसका जो क्षेत्र था, ठीक है, इनका क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिए थे। ठीक है, के क्षेत्र क्या किए? के क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए? अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, किस लिए देते? सुरक्षा की गारंटी के बदले। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, देखिए एक चीज़ नोट करना यहाँ पर, अवध का अंतिम नवाब, ठीक है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अगर यहाँ पे बात करूँ अवध का अंतिम नवाब, ठीक है, अंतिम नवाब की अगर बात आती है तो कौन था आपका? वाजिद अली शाह। ठीक है, कौन था? वाजिद अली शाह। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या हुआ? देखिए लॉर्ड डलहौजी ने आउटम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर
अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने आउटम की रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पर, आउटम की रिपोर्ट के आधार पर, आउटम की रिपोर्ट के आधार पर क्या किया, कुशासन का आरोप लगाकर, क्या किया, कुशासन का आरोप लगाया और 1856 में, यानी कि 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है, यहाँ पर पॉइंट का नाम छूट गया था, तो 1836 में यहाँ पर डाल लेना एक, 1836 ईस्वी में क्या हुआ था, इस प्रांत का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत रखा गया था। ठीक है, इस प्रांत का नाम क्या रखा गया था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक है, इस प्रांत का नाम, जो अवध का प्रांत था 1836 पश्चिम में, ठीक है, 1836 में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम रखा गया था। ठीक है, उसके बाद इस प्रांत, देखिए उस समय इस प्रांत में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी शामिल थे। ठीक है, उस समय की अगर यहाँ पे बात करूँ, उस समय इस प्रांत में दिल्ली तथा अजमेर, ठीक है, दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। ठीक है, क्षेत्र भी शामिल थे, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो जितना ही मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कराया, आपको पिछली क्लास में भी कराया और यहाँ पर भी कराया है, तो सारे मोस्ट पॉइंट कराए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो कल जो पढ़ेंगे हम 1857, यानी कि 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आगे यहाँ पर पढ़ेंगे कल के टॉपिक में, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो कल के टॉपिक में यही पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।